हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद सपना। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छी तरीके से अपनी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हमारा पार्ट 9th है जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं एमसीक्यूज टॉपिक फ्रॉम एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें बेसिकली हमारे पास जो 3 अकाउंट्स होते हैं, दैट इज इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को पहले आज हम रिवाइज करेंगे, देन हम उसके कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि आपने इससे पहले जो भी टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं वो सारे के सारे देख चुके हैं। अगर आपने कोई भी टॉपिक मिस कर दिया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उस लिंक के थ्रू आप सारे के सारे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो हर एक लेक्चर के बाद टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ अपलोड कर दी जाती है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, सो जिस तरीके से अभी हम अकाउंटेंसी के क्वेश्चंस यहाँ पर कर रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं, वैसे ही हमने इनकम टैक्स के क्वेश्चंस करे हैं, हमने ऑडिटिंग के भी क्वेश्चंस करे हैं विद रिवीजन। तो उन सभी चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी का लिंक मिल जाएगा। ओके, पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट है यूपी पीसीएल को लेकर, जहां पर आप एक्सेस कर सकते हैं इन सभी एग्जाम्स को। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हम एक बार सिलेबस पे नजर डालते हैं, क्या क्या चीजें हम कर चुके हैं। देखिए, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारा हो चुका है, हम सेल्फ बैलेंसिंग लेजर्स एंड सेक्शनल बैलेंसिंग कर चुके हैं, डेप्रिसिएशन रिजर्व एंड प्रोविजन ये लेक्चर नंबर 8 में हमने किया, ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल अकाउंट्स हो गया है, डबल अकाउंट सिस्टम हमने कर लिया। ठीक है, बेसिकली डबल अकाउंट सिस्टम में आपको सिर्फ रूल्स याद रखने हैं जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स हम करते हैं, है ना। और जो शुरू में मैंने आपको बेसिक लेक्चर्स लिए थे वहां पे मैंने कई सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी थी। बीआरएस का सेपरेट सेशन हो चुका है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का सेपरेट सेशन हो चुका है। आज के सेशन में हम ये वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, ये आपका लेक्चर 9th है। और लेक्चर 10th में ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट का फॉर्मेट और क्लासिफिकेशन, इस चीज को हम रिवाइज करेंगे और इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो सिलेबस हमें क्लियर हो चुका है कि हमने क्या क्या पोर्शन कर लिया है, तो रिवाइज करते हैं हमारा एनपीओ। देखिए, एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नाम से पता चल रहा है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करती। तो भाई इनका एम क्या होता है? सिंपल सी बात है, इनका एम होता है सोशल वेलफेयर के लिए काम करना। ठीक है, क्या करते हैं ये? सोशल वेलफेयर के लिए काम करते हैं। इनका जो मोटिव होता है वो कभी भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता। ये इतनी कैपेबल होती हैं कि प्रॉफिट अर्न कर लेती हैं, लेकिन इनका जो एम होता है वो होता है सोसाइटी में वेलफेयर करना, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देना। ठीक है, जैसे आपने एग्जांपल्स देखे होंगे, जो स्कूल्स हैं ये भी एनपीओ के अंदर आते हैं। इनका जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि एजुकेशन सबको प्रोवाइड करना, है ना। कॉलेजेस आपको पता है, देन अगर आप कल्चर को प्रमोट करते हो, आप आर्ट्स को प्रमोट करते हो। ठीक है, पब्लिक हॉस्पिटल्स, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? ये आपके एनपीओ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, समझ आ गया। अब जब हम बात करते हैं एनपीओ के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, देखो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करती है। तो वैसे ही एनपीओ भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करता है। 3 अकाउंट्स ये प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहला आता है इनका रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, दूसरा आता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरी आती है आपकी बैलेंस शीट। ठीक है, अब यहां पर ये जो 3 अकाउंट्स हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बता देती हूं। रिसिट एंड पेमेंट अकाउंट, इसमें सिंपली क्या करते हैं, जो भी चीजें आपको रिसीव होती हैं वो आप डेबिट में शो करते हैं, और जो आप पेमेंट करते हैं उसे आप क्रेडिट में शो करते हैं। यहां पर आती है रिसिट्स और यहां पर आते हैं आपके पेमेंट्स। ठीक है, ये एक तरीके का समरी अकाउंट होता है जो सारे के सारे कैश और बैंक ट्रांजैक्शन को शो करता है।
ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कैश और बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उन सभी को यहाँ पर शो किया जाता है। ठीक है, ये एक तरीके का रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट आप समझते हैं, है ना। तो रियल अकाउंट में क्या करते हैं हम, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। ठीक है, आपने रूल्स पढ़े होंगे, है ना। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट, एंड नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, है ना। तो ये रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट क्या कहता है भाई, डेबिट कर दो व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है, पैसा आ रहा है डेबिट कर दो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो पैसा जा रहा है उसे क्रेडिट कर दो, है ना। ये जो अकाउंट है ना, ये अकाउंट बेस बनता है किसके लिए, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए। ठीक है, इसका पर्पस होता है ये शो करना कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। ठीक है, कैश पोजीशन को बेसिकली हमें बताता है। अब क्योंकि हमारे पास दो साइड है, एक है आपकी रिसिट साइड और दूसरी है आपकी पेमेंट साइड। ठीक है, तो जब रिसिट ज्यादा है पेमेंट से, भाई पैसा ज्यादा आ रहा है लेकिन खर्चे कम हुए हैं, है ना, तो ये तो अच्छी बात है। तो यहां पर आप दिखाएंगे अपना क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, इसका क्लोजिंग बैलेंस। लेकिन अगर आपने खर्चे ज्यादा कर दिए और आपके पास रिसिट कम है, तो इस केस में क्या हो जाता है आपका, बैंक ओवर ड्राफ्ट। क्या बन जाता है, बैंक ओवर ड्राफ्ट। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए है आपके लिए, वो है ये समझना कि रेवेन्यू रिसिट्स क्या है, कैपिटल रिसिट्स क्या है। देखो वैसे तो मैं आपको ये चीज पहले करा चुकी हूं, बट जब हम बात करते हैं रिसिट्स की, तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक है कैपिटल रिसिट्स, एक है रेवेन्यू रिसिट्स। ठीक है, कैपिटल रिसिट्स का मतलब है जहां पर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप उस पैसे को ले रहे हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए आपको बिल्डिंग बनाने के लिए कोई डोनेशन मिली है, तो पर्पस क्या है उसका, बिल्डिंग बनना, तो वो आपका कैपिटल रिसिट कहलाएगा। और ये सारी की सारी चीजें आप बैलेंस शीट में शो करते हैं। ठीक है, वैसे ही जो रेवेन्यू रिसिट्स होती हैं, ये आपकी रिकरिंग नेचर की होती है। RE फॉर रेवेन्यू, RE फॉर रिकरिंग नेचर, बार बार, जैसे कि कोई आपको डोनेशन कर रहा है ना, आपको रेंट दे रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी रेवेन्यू नेचर की है। तो रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स, ये कैसी होती हैं, बार बार होती हैं। तो इसे हम कहाँ शो करते हैं, ये हमारे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होती है। अब इसी तरीके से हमारे पास एक्सपेंडिचर होते हैं। ठीक है, दो तरीके से, कैपिटल और रेवेन्यू। अगेन कैपिटल एक्सपेंडिचर जो स्पेसिफिक पर्पज से आप खर्च कर रहे हैं, रेवेन्यू जो आप स्पेसिफिकली कैपिटल रिसिट्स, रेवेन्यू रिसिट्स। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो कि आप स्पेशल पर्पज से खर्च कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये अगेन बैलेंस शीट में शो की जाती है और ये इनकम एक्सपेंडिचर में शो की जाती है। समझ आ गया, क्लियर है यहाँ पे तक, रिसिट एंड पेमेंट और रिसिट्स के टाइप। दूसरा जो मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है आपको, वो है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप ये चीजें आप समझ चुके हैं। मैंने डिटेल में इस पे वीडियो कराया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे कोशिश कर रही हूँ कि हर एक चीज को आपको रिवाइज करवा दूं जो भी आपके एग्जाम में पूछी जा रही है। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर की हम बात करते हैं, तो इनकम एक्सपेंडिचर सबसे पहले तो P&L अकाउंट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, P&L अकाउंट की तरह बिहेव करता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में P&L अकाउंट की तरह बिहेव करता है, तो सिंपल सी बात है, डेबिट में क्या लिखेंगे हम, सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में क्या लिखेंगे, सारी इनकम्स एंड गेन्स। क्यों भाई, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है और इनकम एक्सपेंडिचर भी हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। अब यहां पर अगर ऐसा हो कि डेबिट और क्रेडिट में से डेबिट साइड कम है, क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो इस केस में होता है भाई आपका सरप्लस। ठीक है, इसे भी रेज कर देते हैं ताकि मैं आगे का क्लासिफिकेशन आपको इसका बता सकूं कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, इसे एक बार क्लियर कर देती हूं मैं। देखो ये है आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ पर आपने दिखाया सारे एक्सपेंडिचर, यहाँ दिखाया सारे इनकम। यहाँ पर कई स्टूडेंट्स गलती ये करते हैं, एक्सपेंडिचर अकाउंट तो यहाँ पर इनकम और यहाँ पर एक्सपेंडिचर लिख देते हैं, गलती है, यहाँ पे उल्टा होता है क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है ना। तो ये आपकी डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, मतलब कि इनकम ज्यादा है खर्चे कम है,
तो भाई जाहिर सी बात है सरप्लस होगा। लेकिन अगर आपके खर्चे ज्यादा हैं और इनकम कम है तो क्या होगा, डेफिसिट। ठीक है, और ये दोनों ही चीजें कहाँ शो होती हैं, ये दोनों ही चीजें कैपिटल में, कैपिटल फंड में प्लस या माइनस हो जाती हैं। अगर सरप्लस है तो प्लस हो जाएगा और आपका डेफिसिट है तो माइनस हो जाएगा, कैपिटल फंड इन बैलेंस शीट। ठीक है, समझ आ गया, इतनी चीजें क्लियर है हम लोगों को कि एनपीओ क्या होता है। ठीक है, ये एनपीओ के बारे में थोड़ा सा, और वो रिसिट एंड पेमेंट एंड इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, एक और चीज जो यहाँ पे ही इंपॉर्टेंट होती है जिसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है, आपने देखा होगा सब्सक्रिप्शन की एंट्रीज आती है हमारे एग्जाम में, है ना, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कैसे होता है उसमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर आता है। ठीक है, देन अगर आपका करंट ईयर का कोई भी सब्सक्रिप्शन बचा है तो भाई इस साल का है ना, जो भी इस साल की चीज होगी वो प्लस हो जाएगी। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बचा हुआ है रिसीव करना तो भाई प्लस हो जाएगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर का कोई बचा हुआ है सब्सक्रिप्शन तो वो इस साल का नहीं है तो इसे क्या कर देंगे, माइनस। इसी तरीके से अगर किसी ने आपको इस साल एडवांस दे दिया, बिगिनिंग में, शुरुआत में एडवांस दे दिया, ठीक है, 1 तारीख को आपको एडवांस दे दिया अपकमिंग ईयर के लिए, मतलब इस साल के लिए, तो ये इसी से जुड़ा हुआ है, प्लस कर देंगे। लेकिन अगर आपको एडवांस दिया है एट एंड, आखिर में, तो भाई आखिर में 31 तारीख को एंड दिया, इसका मतलब अगले महीने की बात हो रही है, यानी कि अगले अकाउंटिंग ईयर फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है, तो एडवांस एट एंड क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और जो अमाउंट बचती है सब्सक्रिप्शन की वो हमारी इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम साइड शो कर दी जाती है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन क्या है, हमारा इनकम है, जिससे कि हमें हेल्प होती है हमारे एनपीओ को चलाने में। ठीक है, सेम तरीके की चीजें हम करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड में। किसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड में। कैसे पता चलेगा कि हमने कितने गुड्स कंज्यूम करे हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका होता है भाई, ओपनिंग स्टॉक, शुरुआत में जितना स्टॉक था, और अगर हमने कुछ और स्टॉक खरीदा है तो उसे भी ऐड कर देंगे और माइनस कर देंगे हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, जो भी बैलेंस बचेगा उसे हमें हमारे वापस से इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर देना है। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। तो ये सारी की सारी बेसिक सी चीजें हैं आपकी एनपीओ को लेकर। तो यहाँ पर हमने जो सिलेबस में मेंशन किया गया है ना, कैपिटल रेवेन्यू रिसिट, ये मैंने आपको बता दिया, रिसिट एंड पेमेंट ये करा दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करा दिया। बेसिकली पूरा का पूरा एनपीओ टॉपिक से लिया गया है ये सारी चीजें, है ना। और यहाँ से बहुत फेमस क्वेश्चन बनते हैं आपके सब्सक्रिप्शन और ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो उनको भी मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करवाऊंगी। चलिए, अब आई होप कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, अच्छे से आपको समझ आ गया है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, द सरप्लस और डेफिसिट रिवील्ड बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर्ड टू। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सरप्लस आता है या फिर जो डेफिसिट आता है, इसे हम कहाँ शो करते हैं। देखो मैंने अभी ये चीज आपको बताई, यहाँ पर देखो क्या लिखा है, कैपिटल फंड इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड होता है वहां शो करते हैं, है ना। जैसे आपको याद होगा जब पीएनएल अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है तो उसे भी आप कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट के कैपिटल अकाउंट में। सेम इसी तरीके से इनकम एक्सपेंडिचर में भी जो सरप्लस होता है या फिर जो डेफिसिट होता है इसे भी हम कहाँ शो करते हैं, अपने कैपिटल फंड में, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। नेक्स्ट है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर है जिसे हम इस पर्पज से करते हैं ताकि ये हमें लॉन्ग रन में हेल्प करेगा, है ना, लॉन्ग रन में हेल्प करेगा। और इसका जो पर्पज होता है वो क्या होता है कि भाई इंप्रूव कर दे हमारी कैपेसिटी को, इंप्रूव कर दे हमारी अर्निंग कैपेसिटी को। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो इसलिए किया जाता है ताकि हमारी अर्निंग कैपेसिटी को ये इंप्रूव कर दे। ठीक है, तो जिसका आंसर है दैट इज सीक्स टू इंप्रूव अर्निंग कैपेसिटी। मेंटेनिंग अर्निंग कैपेसिटी नहीं, उसे इंप्रूव करना, नॉट गुड फॉर अर्निंग कैपेसिटी नहीं, ये भी नहीं, सीक्स टू इंप्रूव अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे आप कार लेते हैं ना, ठीक है, कार एक बार खरीद ली तो ये कैसा एक्सपेंडिचर है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन बार बार जब आप इसमें फ्यूल डालेंगे, बार बार फ्यूल डालेंगे तो ये क्या है आपका, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ आ रहा है, तो ये आपका कैसा एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो जब भी इंप्रूवमेंट की बात होगी तो ये आपका कैसा एक्सपेंडिचर कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर
कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको, कई ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं ताकि आपको कैपिटल एंड रेवेन्यू के बीच का डिफरेंस और अच्छे से समझ आ जाए। क्वेश्चन 3, मिस्टर विनोद एंटरप्राइजेस लिमिटेड हैज रिसीव 10 लाख फ्रॉम एन इशू ऑफ फर्दर शेयर्स। भाई शेयर्स इशू करे हैं 10 लाख के, ठीक है, 10 लाख के शेयर्स इशू करे हैं। एक्सपेंसेस ऑफ द इशू बीइंग ₹10,000, और इस पे खर्चे करे हैं कितने के, 10,000 के। तो बताओ इसमें से कौन सा ट्रीटमेंट इस ट्रांजैक्शन के लिए बिल्कुल सही है। देखो सीधी सी बात है, यहाँ पर आप जो है 10,000 रुपए क्या कर रहे हैं, एक्सपेंस कर रहे हैं, 10 लाख रुपए शेयर्स इशू करने में लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो शेयर्स इशू करें 10 लाख रुपए के, तो 10 लाख रुपए पैसे आए होंगे, है ना। तो ये आपका क्या है, सबसे पहले ये आपका कैपिटल, क्या है आपका कैपिटल रिसिट, खर्चा नहीं है, खर्चा मत बोलना, इनकम है ये आपकी। 10 लाख के शेयर्स इशू करें, 10 लाख रुपए जेब में आ गए, तो ये क्या है आपका कैपिटल रिसिट। अच्छा भाई 10,000 का खर्चा हुआ है, ठीक है, 10,000 का खर्चा हुआ है, तो जो 10,000 का खर्चा हुआ है ना, ये आपका ये मत सोचना कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये आपका जो खर्चा है ये है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्या है ये आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसा एक्सपेंडिचर जो किसी रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है, लेकिन खर्चा आज कर रहे हैं, एक्सपेंस आज कर रहे हैं टुडे, बट जो इसका फायदा होगा, जो बेनिफिट होगा, वो कब होगा, फ्यूचर में होगा। जैसे एडवर्टीजमेंट का खर्चा करते हैं, ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट पे खर्च कर देते हैं, लेकिन उसका खर्चा लॉन्ग टर्म में होता है, बाद में होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ऐसे एक्सपेंडिचर हम कहलाते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो जो 10 लाख है ये आपकी कैपिटल रिसीट है, और जो 10,000 है ये आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, फ्रेट एक्सपेंसेस फॉर मूविंग मशीनरी टू फैक्ट्री। ठीक है, फ्रेट एक्सपेंसेस, भाई फ्रेट एक्सपेंसेस क्या होते हैं पहले तो ये समझिए। फ्रेट एक्सपेंसेस का मतलब होता है जब आप गुड्स को मूव करते हैं, ठीक है, गुड्स को मूव करते हैं सोर्स से उसकी एक डेस्टिनेशन पर, पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर। तो भाई एक जगह से दूसरी जगह गुड्स मूव करेंगे तो कुछ तो खर्चा आएगा, उस खर्चे को हम कहते हैं फ्रेट एक्सपेंडिचर। ठीक है, फ्रेट एक्सपेंडिचर। अब देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो ये है नहीं, है ना, ऐसा तो है नहीं कि आप बार बार सामान मूव करेंगे, है ना, एक ही बार तो सामान मूव करेंगे, इकट्ठा आपने एक बार सामान मूव कर दिया, तो ये आपका कैसा खर्चा है, ये आपका कैपिटल खर्चा होता है। ठीक है, क्योंकि ये इंप्रूवमेंट पर्पज से किया जा रहा है, गुड्स को आप मूव कर रहे हैं, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। बेसिकली अगर सपोज कीजिए आपने बहुत बड़ी मशीनरी ली है और उस मशीनरी को मूव करना है शॉप से आपके घर तक, तो जो खर्चा लगेगा वो मशीनरी के साथ ही कैपिटल खर्चे के अंदर जुड़ जाएगा, इसीलिए हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, पर्सनल इनकम जिसे आप डिस्पोज कर रहे हैं, मतलब आपने जो भी पैसे कमाए उसमें से जो भी आपने टैक्स पे करा, ठीक है, और जो भी आपने एक्सपेंडिचर करा, उसके बाद जो पैसा बचता है वो कहलाती है आपकी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। सपोज कीजिए आप महीने का 50,000 रुपए कमाते हैं, उस पर 10,000 रुपए टैक्स दे रहे हैं, ठीक है, और 20,000 आप खर्चा कर देते हैं, तो जो आपकी रिमेनिंग इनकम है ना, कौन सी इनकम, 20,000 जो रिमेनिंग इनकम है, ये आपकी कैसी इनकम है, ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अब आप इसे पर्सनली क्या कर सकते हैं, चाहे तो सेव कर सकते हैं, चाहे कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो पर्सनल इनकम, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होती है जो भी आपने इनकम कमाई, पर्सनल इनकम, उसमें से टैक्स माइनस करना और जो नॉन टैक्स पेमेंट है उन्हें माइनस करना। ठीक है, तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम इज पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर बता चुकी हूँ, तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है, जरूरी है कमेंट करना। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, रिस्पॉन्स नहीं पता चलता है वीडियो लेक्चर्स का, तो प्लीज कमेंट किया कीजिए, पता चलना चाहिए कि आपको कितनी चीजें समझ आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे कि इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है, सही स्टेटमेंट कौन सा है। ओके,
नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं ताकि आपको आइडिया लग जाए कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव 2017 में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 2,45,000 का, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 2,45,000, ओके, जिसमें इंक्लूडिंग था 20,000 फॉर 2016। देखो हमारा ईयर कौन सा है 2016, तो प्रीवियस ईयर कौन सा है 2016, और आपका आगे आने वाला ईयर कौन सा है 2018। तो 20,000 पिछले साल का आउटस्टैंडिंग बचा है, भाई पिछले साल का बचा है ना, इस साल का तो नहीं है, हमें तो सिर्फ इस साल का डेटा चाहिए, ठीक है। तो ये आउटस्टैंडिंग है 2016 का, यानी कि प्रीवियस ईयर का। तो मुझे इससे क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ इस साल के अमाउंट से मतलब है, क्योंकि ये वाला अमाउंट ऑलरेडी पिछले साल में कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गया होगा। नेक्स्ट कहा कि 15,000 2018 का अमाउंट है, ठीक है भाई, 2018 अपकमिंग ईयर है ना, 2018 आपका अपकमिंग ईयर है। तो अगेन मुझे क्या मतलब अपकमिंग ईयर से, मुझे तो करंट ईयर से मतलब है ना। तो जो भी एडवांस आपको मिला है आने वाले साल का 2018 का, हमें इससे मतलब नहीं है, माइनस करेंगे 15,000, ओके क्लियर। नेक्स्ट, सब्सक्रिप्शन ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, अभी तक आपने रिसीव नहीं किया 2017 का, भाई मिल गया अपना वाला साल, ये है अपना वाला साल 19,000, तो ये है हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग 2017 का, ये आपका क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 19,000, ठीक है। देन सब्सक्रिप्शन रिसीव इन 2016 एडवांस फॉर 2017, 2016 में हमें सब्सक्रिप्शन मिल गया 2017 के ईयर के लिए, ठीक है। तो 2017 के लिए मिल गया ना, 2016 में मिल गया था, तो 2017 तो करंट ईयर है मेरा, इसी साल का है, तो इससे तो मतलब बनेगा, है ना। तो जो भी एडवांस मिला है 2016 में, या फिर मैं कहूं एडवांस एट बिगिनिंग, ठीक है, एडवांस एट बिगिनिंग, तो इसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। कितना है ये अमाउंट, 18,500। इन सबको प्लस माइनस कर दीजिए, ठीक है। 2,45,000 माइनस 20,000 माइनस 15,000, ठीक है, और आता है आपका 19,000 प्लस एंड 18,400। इन सभी को सॉल्व करके बताएंगे कि इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। अब ये आपके लिए है कि प्लस माइनस आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपने बोला है, आपके पास कुछ इंफॉर्मेशन दी है रिलेटेड टू राज पेट्रो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। आपके पास जो पे कर रहे हैं वो कर रहे हैं आप 1,02,000, ठीक है। अगेन हमारा जो ईयर है वो है 2018, तो प्रीवियस ईयर हो जाएगा 2017 और अपकमिंग ईयर हो जाएगा 2019, ठीक है। आपने सैलरीज ऑलरेडी पे कर दी 31/12/2017 को 12,000, ठीक है। अब देखो मेरा ईयर कौन सा है, 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2018 को, ये मेरा करंट ईयर है। मेरा प्रीवियस ईयर क्या है, 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2017। अब अगर किसी ने मुझे 31 तारीख को सैलरी दे दी है प्रीपेड, यानी कि आने वाले महीने की, मतलब 1 जनवरी 2018 की सैलरी मुझे 31 तारीख को ही मिल गई, तो ये मेरा कौन सी ईयर का डेटा है, ये मेरा 2018 करंट ईयर का डेटा है, तो इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, है ना। देन 31/12/2018 को सैलरी मिल रही है, इस तारीख को सैलरी मिल रही है, तो ये भाई 2019 की सैलरी हमें एक दिन पहले मिल रही है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम माइनस करेंगे, क्योंकि इस साल का नहीं है। फिर आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी अभी आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है, ठीक है, हमें मिलना बाकी है, 31/12/2017 को मिलना बाकी है, तो 31/12/2017 को मिलना बाकी है, तो ये कौन सी ईयर की है, जल्दी सोचिए, 9,000 कौन सी ईयर की है भाई, 31/12/2017 2017 की आउटस्टैंडिंग है, इस साल की नहीं है, तो माइनस कर दो इसको, हमें सिर्फ इस साल है ना। अब 7,500 31/12/2018 का आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इस साल का आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, इस साल का आउटस्टैंडिंग है, तो ये आपका कौन सा ईयर है, करंट ईयर है, तो इसे ऐड कर दीजिए प्लस 7,500, ठीक है। अगेन इसको सॉल्व करेंगे और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, समझ आ गया, क्लियर है। आई होप यहाँ पर आपको चीजें समझ आ रही हैं, ओके। तो ये सब चीजें यहाँ पर हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देन क्वेश्चन 10, और इसके आगे की जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको मैं नेक्स्ट सेशन में आपको करवाऊंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व
करेंगे। चलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए प्लीज इन चीजों को रिवाइज कीजिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छे से तब तक पढ़िए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, जहां पर ये वीडियो की PDF आपको मिल जाएगी। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय।